विस्तार विशेष में सबसे पहले बात दूसरे चरण में होने वाले मतदान की। छत्तीसगढ़ की कांकेर लोकसभा सीट में शुक्रवार को वोटिंग होनी है। दरअसल ये वही इलाका है जहां सुरक्षा बलों ने 29 नक्सलियों को मार गिराया था। इस इलाके में नक्सलियों का खौफ ऐसा है कि किसी भी पार्टी ने यहां पर चुनाव प्रचार तक नहीं किया। वहीं नक्सली दहशत के चलते चुनाव आयोग को 20 से ज़्यादा गाँवों के पोलिंग बूथ 25 से 30 किलोमीटर दूर शिफ्ट करने पड़े हैं। इस इलाके की हर तस्वीर को जानने के लिए विस्तार न्यूज़ ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। हमारे सहयोगी संजय ठाकुर की एक खास रिपोर्ट देखिए। कांकेर जिले के छोटे बेटिया इलाके में बहने वाली कोटरी नदी किसी सीमा रेखा की तरह है। ये नदी लोकतांत्रिक सरकार और नक्सलियों की सरकार के बीच सीमा तय करती है। नदी के एक ओर तो सरकार और प्रशासन की पहुंच है, लेकिन नदी पार करते ही नक्सलियों के प्रभाव का इलाका शुरू हो जाता है। कांकेर के छोटे बेटिया इलाके में बहने वाली ये कोटरी नदी इस इलाके में लोकतांत्रिक सरकार और जनताना सरकार यानी नक्सलियों की सरकार के बीच एक सीमा रेखा की तरह काम करती है। मेरे पीछे अगर आप देखें तो ये बेचाघाट इलाका है जिसके आगे छोटे बेटिया गांव हैं। इस इलाके में फोर्स के कई कैंप हैं और यहाँ प्रशासन और पुलिस की पहुंच है, लेकिन जैसे ही आप इस नदी को पार करते हैं इसके आगे नक्सलियों का इलाका शुरू हो जाता है जहां नक्सलियों की मजबूत पकड़ है। इसका कारण ये है कि बारिश के वक्त ये नदी जब अपने उफान पर होती है तो ये एक अस्थायी रास्ता आपको जो नज़र आ रहा है, ये रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है और इसके बाद इन जंगलों में, इन बीड़ों में पूरी तरह से नक्सलियों का कब्जा होता है। फोर्स 16 अप्रैल को इसी नदी को पार कर इन जंगलों में घुसी थी, जिसके बाद बड़ी मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गए थे। कोटरी नदी पार करते ही पहला गांव पड़ता है कांदाड़ी। इस गांव में घुसते ही आपको नक्सलियों की मौजूदगी के निशान नजर आ जाते हैं। यहाँ लिखे नक्सली नारों में इजराइल और हमास का जिक्र भी साफ देखा जा सकता है। यहाँ मैं कहाँ खड़ा हूँ? कांकेर जिले के छोटे बेटिया के एक छोटे से गांव कंदाड़ी में, और वहाँ क्या लिखा हुआ है? इजराइल के विरोध में, फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लिखे हैं। ये इलाका जो है, यहाँ पहुँचते ही, नदी पार करते ही यहाँ राजनीतिक दलों का अस्तित्व जैसे ख़त्म सा हो जाता है। इस पूरे गांव में, मैं इस पूरे गांव में देख रहा हूँ, कहीं भी भाजपा, कांग्रेस या किसी अन्य राजनीतिक दल के कहीं कोई बैनर पोस्टर नहीं है, जबकि 26 अप्रैल को ही यहाँ वोटिंग होनी है। पूरे देश में चुनाव चरम पे है, लेकिन इस गांव में कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं दिखेगा कि यहाँ चुनाव होने वाले हैं। यहाँ राजनीतिक दलों के द्वारा वोट नहीं मांगा जा रहा, बल्कि देखिए घरों पे क्या लिखा है, ऐलान करो कि हमास आतंकवादी संगठन नहीं है, वह फिलिस्तीनी जनता के मुक्ति आंदोलन का लड़ाकू संगठन है। इस गांव में, इस अंदरूनी गांव में हमास के समर्थन में, इजराइल के विरोध में यहाँ नक्सली नारे लिखे हुए हैं। अब आप समझिए कि इलाका जो है ये नक्सलियों का कितना मजबूत गढ़ है, और यहाँ पर लोकतंत्र और प्रशासन जो है वो यहाँ पहुँच नहीं पाता। जबकि देखिए सड़क है, बिजली है, लेकिन कोई राजनीतिक दल जो है वो यहाँ प्रचार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। 16 अप्रैल को हापाटोला के जंगलों में हुई मुठभेड़ के बाद से ही आसपास के इलाकों में सन्नाटा पसरा है। गांव में नक्सलियों का खौफ ऐसा है कि कहीं भी आपको राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर नजर नहीं आएंगे। वहीं स्कूल और आंगनवाड़ी भवनों के सामने भी आपको चुनाव बहिष्कार के नारे नजर आ जाएंगे। यहाँ कुछ एक ग्रामीण हमें मिले, उनके अंदर भी वोटिंग को लेकर किसी तरह का उत्साह नहीं दिखा। कुछ ग्रामीणों को तो ये भी नहीं पता था कि 26 अप्रैल को उनके इलाके में वोटिंग होनी है। कलपर गांव के कुछ ग्रामीण हमें रास्ते में नजर आए। दादा क्या नाम है आपका? मानुजुर्री। हाँ? मानुजुर्री मानुजुर्री जी। मानू भैया, कौन से गांव के हो आप? आल्डेन के। हाँ? गांव कौन सा है? मैं आल्डेन का हूँ, ये कलपर के का हैं। जी। अच्छा ठीक है, तो ये बताओ यार, कल तो वोटिंग है जी। कल मतदान दोगे आप लोग? जाओगे वोट डालने? कैसे करेंगे, जाना ही पड़ेगा। जाओगे? जी। तो कहाँ पे है पोलिंग बूथ, पता है आप लोग का? कहाँ जाना है वोट डालने? नहीं पता है उसको। नहीं पता है? जी। फिर कैसे जाओगे यार? कोई बताएगा तो जा सकते हैं। देखिए
वोटिंग को लेके आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कल वोटिंग है। अच्छा ये पता है ना कल वोटिंग है, कल पता है 26 तारीख है वोटिंग है। चलिए ये तो पता है कि वोटिंग होनी है, लेकिन मैंने जो लगातार कहा कि इस इलाके में वोटिंग को लेके उत्साह बहुत कम है। अच्छा ये बताओ कोई नेता यहाँ आया क्या घूमते फिरते प्रचार करने, कांग्रेस वाला बीजेपी वाला? नहीं आया, कभी नहीं कभी आया? नहीं आया। कभी नहीं आया ना। देखिए मैं जो बात कह रहा था कि नदी के इस पार जो है कोई भी राजनीतिक दल पहुंचने से कतराते हैं। इस पूरे गांव में अगर आप देखेंगे तो आपको कहीं कोई व्यक्ति नज़र नहीं आएगा जो हमसे बात कर पाए या जिससे आप ये जान पाए कि चुनाव को लेकर वो कितने उत्साहित हैं। और खैर उत्साह छोड़िए, क्योंकि आप यहाँ आपको कहीं जो है किसी घर में किसी भी तरह की राजनीतिक पार्टी का कोई बैनर कोई झंडा यहाँ नज़र नहीं आएगा। हमने ग्रामीणों से बात की, यहाँ कोई राजनीतिक दल प्रचार करने नहीं पहुँच पाता। इस इलाके में नक्सलियों की दहशत इस कदर है। तो ये नदी पार के वो गांव हैं जो हो सकता है कि कल लोकतंत्र की इस महापर्व में हिस्सा इसलिए ना ले पाएँ क्योंकि ये क्षेत्र जो है आज भी माओवाद समस्या से घिरा हुआ है। नक्सल दहशत के चलते इन बीहड़ों में पोलिंग बूथ बनाना बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि प्रशासन ने छोटे बेटिया के इन बीहड़ों में 20 से ज्यादा गांवों का पोलिंग बूथ तैयार किया है, लेकिन इन गांवों से इन पोलिंग बूथ की दूरी करीब 20 से 30 किलोमीटर है। ऐसे में नक्सलियों के चुनाव बहिष्कार के नारों के बीच ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह ग्रामीण वोट देने पोलिंग बूथ तक पहुँचते हैं। कोटरी नदी के उस पार के गांव में आज भी प्रशासन की पहुंच नहीं है। यही वजह है कि चुनाव के वक्त इन गांव के पोलिंग बूथ को प्रशासन को शिफ्ट करना पड़ता है। मेरे पीछे अगर आप देख पाएं तो ये छोटे बेठिया गांव का प्राथमिक स्कूल है, जहां पर सीतरम, कंदाड़ी, बंगो घोड़िया जैसे नक्सल प्रभावित गांवों का पोलिंग बूथ बनाया गया है। ये वही इलाके हैं जहां 16 अप्रैल को देश की सबसे बड़ी मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गए थे। अब प्रशासन द्वारा क्योंकि छोटे बेठिया में इस पोलिंग बूथ को शिफ्ट किया गया है, तो इन इलाकों के ग्रामीणों को करीब 20 से 25 किलोमीटर का मुश्किल सफ़र तय करना होगा अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और ऐसे वक्त में जब नक्सलियों ने चुनाव का बहिष्कार किया है और अभी कुछ दिनों पहले ही उस इलाके में एक बहुत बड़ी मुठभेड़ हुई है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि ग्रामीण क्या अपने गाँव से निकलते हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करने 20 से 25 किलोमीटर का सफ़र कर छोटे बेटिया के इन पोलिंग बूथ तक पहुँचते हैं। 16 अप्रैल को जिस कांकेर में देश की सबसे बड़ी मुठभेड़ हुई उसमें 19 साल की जैनी भी मारी गई। कांकेर की रहने वाली जैनी पर 8 लाख रुपए का नाम था, लेकिन जब हम उसके गांव पहुंचे तो तस्वीर कुछ और ही नजर आई। 8 लाख की नामी नक्सली जो अपने साथ 12 बोर की बंदूक लेकर चलती हो, उस जनीला नरूटी के घर इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं। ये कलपर गांव है और इस गांव के अंत में जनीला का घर है। पुलिस की विज्ञप्ति की माने तो ये PLJ की सदस्य थी और मिंडकी LOS की सदस्य थी। एक तस्वीर भी है, लेकिन ये तस्वीर अपने हाथ से छुपा देता हूँ क्योंकि इसके चेहरे पर गोली लगी थी और जब गोली लगी तो इसका चेहरा बुरी तरह से क्षत हो गया था। जो नक्सलियों ने विज्ञप्ति जारी की उसमें भी जनीला को PLJ सदस्य बताया गया है और ये फुल कैडर फुल टाइम सदस्य थी नक्सल संगठन की। लेकिन उसके घर जैसे हम पहुँचते हैं तो बिल्कुल घर के सामने की दीवार पर जनीला की एक तस्वीर लगी है। और जिससे पहले हम बता रहे थे कि 8 लाख की नामी नक्सली 12 बोर की बंदूक लेके चलती है। अब इस तस्वीर को देखिए, इस चेहरे को देखिए, थोड़ा संजू और जूम करना, इस चेहरे को दिखाइए दर्शकों को। अब इस तस्वीर को देखिए और इसके नीचे जनीला का नाम लिखा हुआ है, उसकी जन्मतिथि लिखी है 20 मार्च 2009 और मृत्यु तिथि है 16 अप्रैल 2024, मतलब वही दिन जब देश के सबसे बड़े मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गए, जिसमें एक जनीला भी शामिल थी। भी वयस्क व्यक्ति नहीं है, एक ये छोटा बच्चा मुझे यहाँ नज़र आया। क्या नाम है आपका? दीदी। तुम अच्छा तुम्हारी दीदी है जनीला? आपका नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? कमलेश है। यहाँ गोंडी भाषी लोग हैं, गोंडी में बात करते हैं। मेरी हिंदी भाषा शायद समझ ना पाए और छोटा भी है कमलेश बहुत। ये जनीला का घर है। फ़िलहाल सिर्फ कुंडी लगी है। बेटा अंदर खोलोगे इसको घर? कमलेश मुझे शायद घर दिखा दे। कमलेश भी बता रहे हैं कि जनीला उसकी दीदी थी। ये देखिए, ये अंदर से एक बार ये घर भी देखिए जनीला का, जो 8 लाख की नामी नक्सली थी। कि ये छोटा किचन है। किचन में बर्तन के नाम पे सिर्फ 1-2 गंजियाँ रखी हुई है और दूसरा एक कमरा है जहाँ शायद उनका परिवार रहता होगा, वहाँ भी अभी दरवाज़ा लगा हुआ है। एक महिला नक्सली की
16 अप्रैल को मौत हुई थी और उसके बाद इस गांव के हालात भी आपको दिखाने ज़रूरी थे। उस लड़की का घर भी दिखाना आपके लिए ज़रूरी था जो उस मुठभेड़ में मारी गई थी। हालांकि क्योंकि इस गांव में भी कोई व्यक्ति नहीं है, उनका परिवार कोई सदस्य नहीं है, तो उनसे हम बात नहीं कर पाए। लेकिन एक सवाल जो मेरे मन में है और आपके मन में भी होना चाहिए कि आखिर वो क्या मजबूरी रही होगी कि इस लड़की ने, जो 19 साल की है पुलिस रिकॉर्ड में और 15 साल की उसके परिवार के रिकॉर्ड में, इसने किस मजबूरी में बंदूक उठाई और आखिर उसके जीवन, अब क्योंकि वो समाप्त हो चुका है, तो आखिर उसकी वो क्या मजबूरी रही होगी। अगर आप भी ऊंची ऊंची इमारतों में बने रूफटॉप रेस्टोरेंट में पार्टी करना पसंद करते हैं तो ये खबर अब आपके लिए है। मध्य प्रदेश के इंदौर में हाई राइज बिल्डिंग में बीते दिनों आग लगी। नियमों को ताक पर रखकर बनाई इन बिल्डिंग्स में लगातार हादसे हो रहे हैं। इस हादसे ने फिर एक बार चेताया है कि अगर इन क्लब और लाउंज में लापरवाही बरती गई तो किसी दिन इस शहर में बड़ी अनहोनी हो सकती है। आर्थिक राजधानी इंदौर में हाई राइज बिल्डिंग शहर में हो रहे विकास को बता रही है, तो दूसरी तरफ ये अनहोनी को न्योता भी दे रही है। इंदौर के टावर 61 के रूफटॉप पर बने मचान रेस्टोरेंट में लगी आग ने पूरे शहर को सकते मिला दिया था। शहर के लोगों को उम्मीद नहीं थी कि जहां वो एंजॉय करने जाते हैं वहां ऐसी अनहोनी भी हो सकती है। टावर 61 का हादसा होने के बाद अब यहां जिम्मेदार रूफटॉप रेस्टोरेंट की जांच करने की बात कह रहे हैं। देखिए, इसमें दल बनाकर हम लोगों ने जो इनके निरीक्षण किए थे, निरीक्षण में कुछ जगह जहाँ कमियां पाई गई थी उनको नोटिस भी दिए गए थे और हम लोग अब उन नोटिस पे गंभीरता से, क्योंकि जिसमें जहाँ पे भी ये उन्होंने कार्य पूर्ण नहीं किए या उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिए, वहाँ पे हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं और हम लोग बहुत इसको गंभीरता से इस पर शीघ्र कार्रवाई कर रहे हैं। ये पहला हादसा नहीं है। इससे पहले मार्च महीने में 9 मंजिला इंडस्ट्री हाउस में लगी आग के बाद कलेक्टर आशीष सिंह ने शहर की सभी हाई राइज बिल्डिंग के फायर सिस्टम की जांच करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद कुछ जगहों पर दिखावटी कार्रवाई कर ली गई। अब मचान रेस्टोरेंट में लगी आग के बाद एक बार फिर शहर की हाई राइज बिल्डिंगों की जाँच के आदेश दिए गए हैं। पहले भी हम लोगों ने जांच कराई थी और उसमें G+3 से ऊपर की जितनी भी बिल्डिंग्स थी उनकी लगातार जांच चल भी रही है। कई सारी जगहों पर जहां पर फायर सेफ्टी के नॉर्म्स नहीं मिले थे, हम लोगों ने नोटिस भी दिए थे। ऐसे जो नोटिस हम लोगों ने दे रखे हैं उनमें अगर कंप्लायंस नहीं हुआ हो तो अगले 1-2 दिनों के अंदर उन सभी को सील कराने की कार्रवाई हमारे द्वारा कराई जाएगी। और इसके साथ साथ जो खासतौर पर जो रूफटॉप वाले रेस्टोरेंट हैं, इस प्रकार की जो संवेदनशील जगह है, वहां पर हमारा विशेष फोकस है। विस्तार न्यूज ने जनता के मुद्दों को उठाते हुए जिम्मेदारों से सवाल पूछे तो इसका असर भी दिखने लगा। प्रशासन, पुलिस और निगम की टीम ने विजयनगर इलाके में स्काई हाउस क्लब और शीशा स्काई लाउंज की जांच के बाद दोनों लाउंज सील कर दिए, लेकिन ये नाकाफी है। आम लोगों का भी यही कहना है कि इन बिल्डिंग्स को सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि प्रशासन इन सब चीज़ों का ध्यान रखे और जो भी ये हाई राइज बिल्डिंग्स में ऐसे रेस्टोरेंट्स और लाउंजेस वगैरह चलते हैं उन सब की प्रॉपर ऑडिट वगैरह होते रहनी चाहिए कि वो सिक्योरिटी मेजर्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमारे जैसे क्लब्स पे या रूफटॉप जो क्लब होते हैं उस पर बहुत भीड़ हो जाती है और कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी भीड़ हो जाती है कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि भीड़ पे कंट्रोल करना चाहिए। और जो आग का जो आजकल देख रहे होंगे इंदौर पे बहुत आग लग रही है, कहीं ना कहीं रूफटॉप बिल्डिंग पे लगी रही है आग, तो उसके लिए सरकार को अच्छी व्यवस्थाएं करनी चाहिए। इंदौर में लगभग 50 रूफटॉप रेस्टोरेंट चल रहे हैं। इनमें से 2 को सील कर 8 को नोटिस जारी किया गया। इधर पुलिस अधिकारी भी मान रहे हैं कि रूफटॉप पर अनुमति लेने के बाद संचालक मनमाने ढंग से निर्माण कर लेते हैं, जिसकी वजह से सुरक्षा मानकों में चूक हो जाती है। जो ये रूफटॉप पे इतना आलीशान क्लब बनाया हुआ है, इसकी अनुमति है या नहीं? दरअसल रूफटॉप पर किसी भी प्रकार का निर्माण करने की अनुमति नहीं दी जाती, तो इस तरह का टेम्पररी निर्माण करके यहाँ पर क्लब्स वगैरह खोल दिए जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि इन हाई राइज बिल्डिंग में किस वजह से आग लगती है और इसके लिए क्या करने की जरूरत है। हादसे की हाई राइज बिल्डिंग। रूफटॉप बिल्डिंग में परमानेंट कंस्ट्रक्शन की मनाही है। इस वजह से प्लास्टिक और लकड़ी से निर्माण किया जाता है। ये दोनों ही आग लगने पर ज्वलनशील होते हैं। शॉर्ट सर्किट, गैस लीक आग लगने की वजह बनती है। इमरजेंसी सिचुएशन में कमजोर एग्जिट प्लान भी वजह है।
हाई राइज बिल्डिंग बनाने वालों को इस बात पर ध्यान देना होगा कि उनके रेस्टोरेंट में आने वाले लोगों की जिंदगी का ख्याल रखना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है और जिम्मेदार अधिकारियों को भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उन पर इस तरह के रेस्टोरेंट संचालित किए जा रहे हैं जो कि नियम अनुसार पूरी तरह से अवैध है। अब इसमें जांच का एक विषय यह भी होता है कि आखिर नगर निगम इन्हें किस तरह से अनुमति देती है और कौन वो अधिकारी है जो इस तरह से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने वालों को अनुमति देते हैं। केशव मराठा के साथ पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, इंदौर। अग्निकांड की घटनाएं जहां लोगों के लिए मुसीबत बन रही हैं तो इधर गर्मी की आहट के साथ ही जल संकट खड़ा हो गया है। हरदा के आदिवासी अंचल के तकरीबन 6 से ज़्यादा गांव के ग्रामीण पानी के लिए भटक रहे हैं। क्या है जमीनी हकीकत, हमारे सहयोगी अब्दुल समद की खास रिपोर्ट में देखिए। हरदा में ग्रामीण की तैयारी अपने खेत जाने के लिए नहीं बल्कि पानी लाने के लिए है। भीषण गर्मी की दस्तक देने से पहले ग्रामीणों के सामने जल संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीण कैसे इस परेशानी से जूझ रहे हैं, ये जानने के लिए विस्तार न्यूज हरदा जिला मुख्यालय से 95 किलोमीटर दूर मालेगांव पहुंचा। 7 ढाना यानी 7 मोहल्लों में बसे इस गांव में सुबह से ही लोग पानी लाने की जद्दोजहद में जुट जाते हैं। पानी कुएं से ला रहा है वो उधर 2 किलोमीटर दूर। गांव में पानी नहीं है। पानी नहीं। ग्रामीणों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। महिलाएं सर पर बर्तन रखकर पानी लाती हैं तो पुरुष बैलगाड़ी पर ड्रम भरकर लाते हैं। ग्रामीणों को 5 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है क्योंकि आसपास पीने के पानी की भारी किल्लत है। पानी के क्या सर 5 किलोमीटर दूर पानी है और 4 बजे उठ के पानी लाता है। यहाँ कोई सुविधा नहीं है। कैसे लाते हैं आप पानी? अरे माता में ढूक के लाता है। जल संकट से सिर्फ ग्रामीण ही नहीं, छोटे बच्चे भी परेशान हैं। मालेगांव की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का कहना है कि हम भी दूर से पानी लाकर बच्चों को पिलाते हैं। पानी की समस्या है सर यहाँ पे। कैसे लाते हैं पानी यहाँ लोग? बैलगाड़ी से ढोते सर 2 किलोमीटर दूरी से लाना पड़ता और सिर में एक या 2 गुंडी लाते, सिर्फ नहीं तो नहीं ला पाते। कितने महीनों से समस्या रहती है ये सर? अपना मार्च से जो मार्च चालू होगा तब से चालू रहेगा तो जुलाई तक का समस्या। हाँ समस्या। अधिकारियों को कभी बताया नहीं यहाँ पर गाँव वालों ने? बताते सर, कई बार बता चुके लेकिन समस्या हल नहीं हो पाया है अभी तक। ग्रामीणों की माने तो कई बार शिकायत के बाद भी कुछ नहीं होता। उनकी समस्या हर साल की तरह ज्यों की त्यों है। हमने इसे लेकर जिम्मेदारों से बात की तो वहीं रटा रटाया जवाब सामने आया। हम कोशिश करें कि वहाँ का जो कुआं है, एक शासकीय कुआं है जिसमें गर्मी में भी पानी रहता है, आवश्यकता पड़ने पर उसमें सिंगल फेस मोटर पंप भी डालेंगे और जो मेन चौराहे का हैंडपंप चलता है उसमें राइजर पाइप बढ़ाकर उसमें भी इसको चालू रखने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि लोगों को गर्मी में पानी की समस्या ना हो। जिम्मेदार कब तक एक्शन लेंगे और ग्रामीणों को पानी की समस्या से कब तक निजात मिलेगी? इससे बड़ा सवाल यह है कि मूलभूत सुविधाओं के लिए ग्रामीणों को कब तक जद्दोजहद करना होगा। आज हम खड़े हैं हरदा के मालेगांव में, जहां पर पानी को लेकर काफ़ी संकट है। गर्मी की आहट होते ही पानी का संकट पैदा हो गया है। ये गोलमंद है जो 2 किलोमीटर दूर से बैलगाड़ी से पानी लेकर आ रहा है। यहाँ ग्रामीणों को सभी को इन समस्याओं से जूझना पड़ता है। इनकी मांग है कि सरकार जल्द से जल्द गांव में पानी की सुविधा उपलब्ध कराए। ग्वालियर चंबल अंचल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जयारोग अस्पताल के ब्लड बैंक में खून का संकट खड़ा हो गया है। ए पॉजिटिव के साथ कुछ और ब्लड ग्रुप का स्टॉक पूरी तरह खत्म हो चुका है। गर्मी बढ़ने के साथ ही लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। हमारे सहयोगी अनिल गौर की इस खास रिपोर्ट में देखिए लोग किस कदर परेशान हो रहे हैं। ग्वालियर चंबल अंचल का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल खून की कमी से जूझ रहा है। रोजाना 80 से 100 बीमार लोगों को ब्लड की जरूरत होती है, लेकिन अब कुछ ही यूनिट ब्लड बचा है, जबकि ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप में सबसे ज्यादा कमी देखी जा रही है।
ब्लड की कमी के चलते हालत ये हो गए हैं कि मरीज के परिजन को ब्लड के लिए भटकना पड़ रहा है। जिन मरीजों के पास डोनर है वो तो 1-2 यूनिट की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन जिनके पास समान ब्लड ग्रुप का डोनर नहीं है वो बेहद परेशान है और मजबूरी में बाजार से महंगे दामों पर ब्लड खरीदने को मजबूर है। तो अभी तो उन्होंने सैंपल जमा कर लिया है, कुछ भी नहीं बोला है कि ब्लड उपलब्ध हो पाएगा कि नहीं। बाकी वहाँ से बोला गया है कि आप डोनेट करोगे जब ही आपको ब्लड मिलेगा, नहीं तो अन्यथा नहीं मिलेगा। कैसे ब्लड उपलब्ध नहीं है, अभी तो ब्लड उपलब्ध नहीं है। वहीं इस मामले में जयारोग्य अस्पताल की सरकार ब्लड बैंक में पदस्थ अधिकारी मोनिका भदौरिया का कहना है कि ये पहली बार हुआ है। ब्लड डोनेशन नहीं होने के चलते ये हालात बने हैं। लगातार कोई ना कोई ग्रुप कम ही रहता है ना, लेकिन नेगेटिव ग्रुप्स की बहुत कमी रहती है। जो ब्लड ग्रुप नेगेटिव होती है उनकी कमी रहती है, पर ऐसा नहीं कि संसार में ब्लड ग्रुप की कमी है। रक्तदाता भी वही हैं, लेने वाले भी वही हैं, कमी कहीं नहीं है, कमी केवल रक्तदान की है। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि किस ब्लड ग्रुप का कितना यूनिट स्टॉक बचा है। O नेगेटिव 0 यूनिट, A पॉजिटिव 0 यूनिट, B पॉजिटिव 15 यूनिट, AB पॉजिटिव 20 यूनिट, O पॉजिटिव 10 यूनिट और A नेगेटिव 2 यूनिट। ब्लड बैंक में कमी के पीछे ब्लड डोनेशन कैंप नहीं लगना बड़ी वजह माना जा रहा है। इधर युवाओं के एग्जाम्स भी कमी की वजह है, जिसके चलते वो ब्लड डोनेट नहीं कर पा रहे। लेकिन गर्मी बढ़ते ही गंभीर मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। ग्वालियर चंबल अंचल के सबसे बड़े JAH अस्पताल में खून का संकट गहरा गया है। हालात ये हैं कि जो मरीज के परिजन हैं उन्हें ब्लड उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और इस वक्त हम मौजूद हैं JAH अस्पताल के ब्लड बैंक पर 5 से 10 यूनिट ब्लड ही बचा है। यही कारण है कि ब्लड के जो अधिकारी हैं उन्होंने सामाजिक संस्थाओं से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएं और ब्लड डोनेट करें। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि ग्वालियर चंबल अंचल में भीषण गर्मी है और यही कारण है कि मरीजों को सबसे ज़्यादा ब्लड की आवश्यकता हो रही है। लेकिन JAH अस्पताल के ब्लड बैंक में इस समय खून का संकट काफ़ी है। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। तो हमने आपको आपसे जुड़ी खबरें दिखाई, आपके मुद्दे उठाए। आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि विस्तार विशेष में आपके मुद्दों, आपकी खबरों को प्रमुखता से जगह मिले। अब मुझे दीजिए इजाज़त, कल इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी आपकी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।